तो पिछले सेशन में हम लोगों ने बात किया था 3 डायमेंशनल एरे की, ठीक है, और सक्सेसफुली हम लोगों ने 1D 2D 3D एरे कंप्लीट किया, ठीक है। 3D जैक्ड एरे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अब इतनी बात हो गई, तो अब हम लोग थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रास कह लो या मिसलेनियस टॉपिक कह लो एरे के, ठीक है, वो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक होता है कि भाई अगर आपके पास कोई एरे है तो एरे को पास कैसे किया जाए, ठीक है, एरे पासिंग, या फिर किसी एरे को रिटर्न कैसे किया जाए। क्योंकि कई बार जब आप कोडिंग प्रॉब्लम देखते हो तो वहां पे ऐसा होता है कि आपके पास एक क्लास होती है ठीक है, एक क्लास होती है और उसमें एक मेथड होता है पब्लिक वॉइड सॉल्यूशन नाम का, ठीक है। या मैं इधर ही बता देता हूँ, इसको हटाते हैं। देखो क्यों एरे पासिंग पढ़ना जरूरी है। कई बार ऐसा आता है सवाल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड और यहाँ पे सॉल्यूशन नाम की एक मेथड होगा, सॉल्यूशन नाम का एक मेथड होगा और इसमें एक एरे आ रहा होगा, इंट ए आ रहा है। अब बोल देगा कि ये भाई ये एरे जो आ रहा है, ठीक है, उसमें ये ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, यहाँ पे टास्क दे देगा और फिर बोलेगा कि जो सॉल्यूशन है उसको रिटर्न कीजिए। इस तरह के सवाल आते हैं कई बार। तो इन तरह के सवाल को कैसे टैकल करेंगे, तो भाई उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एरे आता कैसे, एरे जाता कैसे, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि एक मेथड है, उसमें एक एरे कहीं से आ रहा है, अब उस एरे पे एक टास्क परफॉर्म करना है। सपोज दैट ये जो एरे आ रहा है वो है 1 2 3 4 5। अब टास्क है इस एरे को उल्टा करना, तो टास्क आपने परफॉर्म किया और एरे को आपने कर दिया 5 4 3 2 1। अब इस 5 4 3 2 1 को रिटर्न करेंगे, तो जहां से ये मेथड कॉल हुआ होगा उस बंदे को रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये काम करने के लिए पहले आपको ये सीखना होगा ना कि एरे को पास कैसे करते हैं, रिटर्न कैसे करते हैं, तो वही हम सीखने वाले हैं। तो एरे को पास करने के लिए हम कोई सा भी एरे पास कर सकते हो, 1D हो 2D हो 3D हो। 1 डायमेंशनल सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, इंट ARR। ये मेरे पास एक एरे है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और इस एरे को मुझे मान लो किसी मेथड में देना है, किसी पर्टिकुलर मेथड में पास करना है। अब वो मेथड सेम क्लास में भी हो सकता है, किसी दूसरे क्लास में भी हो सकता है। वो मेथड स्टैटिक भी हो सकता है, नॉन स्टैटिक भी हो सकता है, कैसा भी मेथड हो सकता है। कोई जो भी मेथड आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं उसमें आप एरे भी भेज सकते हैं। तो मैं सेम ही क्लास में कर लेता हूँ, यहीं पे एक स्टैटिक मेथड बना लेता हूँ, क्योंकि स्टैटिक से सिर्फ स्टैटिक ही कॉल होगा विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन। सो स्टैटिक है तो स्टैटिक वाला ये हो गया हमारा, इसका नाम मान लो रख लेते हैं डेमो मेथड। अब इस डेमो मेथड में मुझे ये वाला एरे अपना पास करना है। तरीका बड़ा सिंपल है, आप जिस तरह का एरे पास कर रहे हैं, ठीक है, उस तरह का रेफरेंस पैरामीटर बना लें, इंट ARR। नाम सेम रखना जरूरी नहीं है, यहाँ ARR है तो यहाँ पे KRR PRR कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नाम सेम रखना जरूरी नहीं है। एंड देन हम क्या करते हैं, जैसे ही हम मेथड कॉल करते हैं डेमो और उसी में अपना एरे भेज दिया, ये ARR की पूरा कंप्लीट एरे ही 1122 पूरा जो है वो इस ARR में आ जाएगा और यहाँ से हम एरे को प्रिंट कर सकते हैं। एरे को प्रिंट करने के लिए हमने सिखाया आपको फॉर ईच लूप यूज कर लीजिए, बेस्ट है। इंट के कोलन ARR एंड मैंने कर दिया उससे साउट के, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा ये। तो आइए देखा जाए हम लोग रन करके क्या प्रिंट हो रहा है। सी सही है ना, एलन हटा लो यहाँ से और एक स्पेस दे दो, चलो। तो इस तरीके से आप एरे को पास कर सकते हो। ये हमने एक ही लाइन में लिख दिया है, चाहो तो आप इसको ऐसे फॉर्मेट कर सकते हो, जावा फ्री फॉर्म लैंग्वेज है, एक स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं, बट ऐसा कर दे रहा हूं मैं आसानी के लिए, चलो ठीक है ना। तो इस तरह से हम एरे को पास कर सकते हैं, पहली चीज।
ठीक है, इसका हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एरे पासिंग, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, समझिए बात को। हम किसी मेथड से एरे को रिटर्न भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वाला एरे अगर यहाँ बना लूँ, ठीक है, ये वाला मैंने एरे यहाँ बना लिया, तो मैं इस पूरे कंप्लीट एरे को रिटर्न कर सकता हूँ। तो जब कुछ नहीं आ रहा है तो भाई पैरामीटर लगाने की जरूरत है नहीं, डेमो सिंपल आपने कॉल कर लिया। इसका नाम मैं रख देता हूँ, हाँ चलो डेमो कर देता हूँ। तो कोई भी डेमो को कॉल करे और उसको पूरा कंप्लीट एरे मिल जाए, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप यहाँ पे क्या कर लें, रिटर्न स्टेटमेंट लगा लें और ARR कर दें। अभी रिटर्न आपने लगाया है तो रिटर्न टाइप वॉइड ना होकर क्या हो जाएगा, इंटीजर एरे। देखो रिटर्न टाइप में ARR नहीं लिखेंगे आप। जब मान लो अगर हम कोई k इज इक्वल टू 100 है, ठीक है, सपोज दैट ऐसा है, इंट k इज इक्वल टू 100 और मैं k को रिटर्न करूं, तो रिटर्न टाइप क्या होगा बताइए? रिटर्न टाइप इंट होगा ना। k तो हम नहीं लगाते हैं ना कि इंट k। इसी तरह जब हम एरे को रिटर्न करेंगे तो हम उसके नाम को नहीं, सिर्फ टाइप को ध्यान देंगे, और एरे के अंदर किस तरह के एलिमेंट है उस तरह का ये एरे हमने बनाया है। तो इंट एरे है ये, इंट एलिमेंट वाला एरे, तो हम इस तरह से, ठीक है। ये रिटर्न कर दिया हमने, एरर गायब हो गया। अब जैसे ही आपने ये डेमो मेथड कॉल किया, ये वाला एरर रिटर्न होगा, तो जहां हमने कॉल किया वहां हमें होल्ड करना होगा। तो यहाँ पे आप एक किसी भी नाम के एरे में होल्ड कर सकते हैं। सेम नाम रखते हैं तो ज्यादा अच्छा है, नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, मतलब नेम कॉन्फ्लिक्ट मतलब का रीडेबिलिटी रहेगी कि हाँ ये वाले में आया है। एंड देन यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं, फॉर ईच लूप लगा के ARR कर देंगे, यहाँ कोलन एंड इंट के, मैं शॉर्ट में कर ले रहा हूँ ना एक ही लाइन में, सिस आउट के, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हम एरे को पास करते हैं, इस तरह से रिटर्न करते हैं, ठीक है। ये भी एक हो गया। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसा मेथड बनाना चाहते हैं, हम कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा मेथड बनाते हैं जिस मेथड से हमें एरे चाहिए होता है, एलिमेंट नहीं चाहिए होता है, सिर्फ एरे चाहिए, एलिमेंट नहीं चाहिए। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, न्यू इंट ये, और भाई सिर्फ एरे ये रिटर्न करेगा, एलिमेंट नहीं होगा। अब कितने साइज का एरे, तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं। आपने बोला कि भाई मुझे 10 साइज का एरे दो, तो यहाँ पे इंट साइज में 10 आ जाएगा और यहाँ साइज कर लीजिए, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि ये एक ऐसा मेथड मिल गया, बन गया हमारा, जो एक तरह का मतलब एरे फैक्ट्री हो गया। जब भी इस फैक्ट्री को आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, ये उतने साइज का एरे बना के आपको दे देगा, जिसमें एलिमेंट आप डालेंगे। एलिमेंट देखो 0 0 रहेगा, तो एलिमेंट आप डालेंगे इसमें, फिर आप एरे आपको मिला, फिर आप वहां पे उस एरे पे जो भी इंसर्शन करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। जब इस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि मैं किसी मेथड को कॉल करूं और मुझे बना बनाया एरे मिल जाए, है ना, बना बनाया एरे मिल जाए, बट आप ध्यान दो कि यहाँ पे जो एरे ये वाला हम रिटर्न कर रहे हैं ARR को, जब ये जा रहा है तो वो अपने एंड पे एक नाम दे रहा है ना। मान लो अगर इसका नाम हमने कर दिया गेट एरे, गेट ARR, तो प्रिंट करने के लिए हमें गेट ARR लिखना पड़ेगा। तो आप बताइए, अगर इसने गेट ARR लिखा हुआ है तो इस नाम को देने का कोई मतलब हुआ? ये नाम तो यूज नहीं हो रहा है ना।
अब बोलेंगे यहाँ रिटर्न करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, सिर्फ रिटर्न के लिए यूज हो रहा है, अदरवाइज हम तो सिर्फ एक एरे दे रहे हैं, अब वो मेरे एरे को अपने दिए हुए एरे टाइप के वेरिएबल में होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम हमारा ये नाम देना व्यर्थ है, तो हम बिना नाम वाला एरे भी रिटर्न कर सकते हैं। बिना नाम वाला एरे मतलब ये हटा लेंगे, ठीक है, ये हटा के और इसको कट करके ऐसा कर लेंगे। देखो सीधा हमने कर दिया न्यू इंट, ये क्या करेगा, ये एक एरे क्रिएट करेगा, ठीक है। कितने साइज का, 10 आ रहा तो 10 साइज का, और 10 साइज का एरे जो है वो जा करके इस गेट ARR में स्टोर हो जाएगा एंड देन प्रिंट हो जाएगा। तो अब ये जो एरे है, क्या इस एरे का कोई नाम है? नहीं ना, इसी को हम बोलते हैं एनोनिमस एरे। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनोनिमस एरे, ठीक है, समझ में आ गया। तो सिंपल सी बात है, ऐसा एरे जिसका कोई नाम ना हो उसको एनोनिमस एरे बोलते हैं। कब एनोनिमस एरे यूज होगा, जब किसी मेथड से हमें एरे लेना होता है। तो जब हम किसी मेथड से एरे लेते हैं तो नाम तो खुद देते हैं, हम उसको अपने अपने खुद एरे टाइप के वेरिएबल में होल्ड करते हैं। तो जो एरे बना रहा है उसको नाम देने की जरूरत नहीं, वो एनोनिमस एरे भेज सकता है, ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट बचा हुआ था एरे में, और ये भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम, एनोनिमस एरे, ठीक है। 1 मिनट। चलो तो ये हो गया हम लोग का एनोनिमस एरे वगैरह, ठीक है। एरे पासिंग भी आपने सीख लिया, यहाँ पे एरे पासिंग भी हो गया, दूसरा एनोनिमस एरे भी हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब एरे के थोड़े सवाल लगा लेते हैं, तो आप समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एरे में आते हैं। जी बोलिए। सर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एरे को पास कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट के थ्रू, हमने वही बोला ना, शुरू में बोला, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। स्टैटिक मेथड हो चाहे नॉन स्टैटिक मेथड हो, जो भी मेथड कॉल होगा उसमें एरे भेजा या रिटर्न किया जा सकता है। पर इसको ऑब्जेक्ट बना के क्यों कॉल करोगे, ये तो स्टैटिक मेथड है ना। ओके। अगर कोई ऐसा मेथड है दूसरे क्लास में जिसको ऑब्जेक्ट बना के आप कॉल कर रहे हो, तो बिल्कुल रूल सेम रहेगा, वहाँ बस स्टैटिक हट जाएगा और मेथड कॉलिंग में ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से मेथड कॉल हो जाएगा, इतनी सी बात है। चलो थोड़े क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं, मैं वो निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं, अब हम बात करते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, या डेस्कटॉप पे ही डला होगा कहीं, ये है ना। चलो चलो यहाँ पे एक सवाल है, ये देखो, एमएनसी में ना, मल्टीनेशनल कंपनी में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि भाई एक एरे है और तुम्हें ये करना है। क्वेश्चन होंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइप के, ऐसे, ठीक है। पूरा लंबा चौड़ा लिखा रहेगा सारी बातचीत, और आपको समझना है कि इसमें क्या बोला गया है, ठीक है। तो ये एक सवाल है आपके सामने, ठीक है। आप इसको, इस सवाल को आप पढ़ें, ठीक है। 2 मिनट का टाइम लेकर के इस सवाल को आप पढ़ें और बताएं कि आपने क्या समझा। देखो मान लो कि भाई आप कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, और कंपनी के इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछा गया। मैं थोड़ा सा पहले फॉर्मेट कर लूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट है, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट के बारे में बताया गया है, और यहाँ आउटपुट के बारे में बताया गया है, ये इनपुट, ये आउटपुट, ठीक है।
तो ये है भाई। चलिए 2 मिनट का टाइम ले लीजिए, 2 मिनट क्या, आप चाहो तो 5 मिनट भी ले सकते हो, लेकिन एक बार ध्यान से इस सवाल को पूरा आप पढ़िए और समझ में आ जाए तो बताइए कि हाँ भाई क्या पूछा जा रहा है। चलिए मैं म्यूट कर लेता हूँ, आप लोग 2-4 मिनट सोच लो पहले आराम से। हेलो, पढ़ लिया आप लोगों ने? सवाल समझ में आया कुछ? यस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर हम।
सयन, कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा सर। थोड़ा थोड़ा। देखो इसी तरह के क्वेश्चन मल्टीनेशनल कंपनीज में पूछे जाएंगे, या आजकल तो यार जो भी कंपनी है ना ऐसे ही फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ रही है। एक पहला राउंड वो लोग लेंगे एमसीक्यू वाला, वो जैसा हम लोग हमने आपको आपका टेस्ट लिया था, दो क्वेश्चन, दो लिंक भेजी थी हमने टेस्ट की, एक तो वैसा पूछा जाएगा। एंड सेकेंड राउंड अगर कोडिंग का हुआ तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरली जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना कोडिंग राउंड का, वो चल रहा है 40 मिनट का। कहीं कहीं 30 मिनट भी होगा, कहीं कहीं 50 मिनट भी हो सकता है, लेकिन जनरली 40 मिनट का ट्रेंड चल रहा है। 40 मिनट में 2 क्वेश्चन होंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 40 मिनट में। ये टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, माइंडट्री, इन सब का यही चल रहा है आजकल। ठीक है, अब तो सारी कंपनी लगभग ऐसे ही फॉर्मेट में पूछ रही हैं। तो 40 मिनट का टाइम रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा, और सेलेक्ट होने के लिए, कोडिंग राउंड क्लियर करने के लिए एक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन भी आपने परफेक्टली सॉल्व कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो गया। होता क्या है इसमें कि क्वेश्चन कई बार आसान होता है, लेकिन लिखा इतना लंबा चौड़ा रहता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, तो तरीका क्या है कि भाई 40 मिनट है। हाँ, इसमें एक बात आपको बता दूं, 2 क्वेश्चन में ना एक इजी रहता है, थोड़ा इजी टू मीडियम रहेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो रहता है ना वो मीडियम टू हार्ड डिफिकल्टी लेवल का रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट या इवन 10 मिनट भी अगर आप सिर्फ सवाल पढ़ने में लगा देते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ होती है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया और आपको पता ही नहीं चला करना क्या है, तब तो आप कितना भी कोडिंग जाओ, इक्लिप्स में क्या क्या करो, कोई मतलब नहीं, आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे जब आपको पता ही नहीं चला कि करना क्या है। तो बड़े ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। जिनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, जिनको नहीं आया वो समझ लें क्या है ये। ये है भाई नील सरदेसाई, ओन से केडियो कॉर्प, अ शॉप फॉर किड एसेसरीज। मतलब एक भाई साहब हैं, ठीक है, उनकी एक शॉप है, बच्चों के एसेसरीज के खिलौने विलौने की दुकान है मान लो। एंड देन आगे क्या बोल रहे हैं, देर आर 2 कैटेगरीज ऑफ आइटम्स विथ एन आईडी नंबर एसोसिएटेड विथ देम एज फॉलो। मतलब जितने भी उनके पास सामान है ना, देर आर 2 कैटेगरीज ऑफ आइटम, 2 कैटेगरीज ऑफ आइटम वो अपने पास रखते हैं, और विथ एन आईडी नंबर एसोसिएटेड विथ देम। जो 2 कैटेगरी के आइटम है उन पे आईडी भी लगी हुई है। मतलब एक ऐसी दुकान है जहां पे 2 कैटेगरी के सामान है और हर कैटेगरी के सामान पे आईडी लगी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब वो आईडी के बारे में बताया जा रहा है। इफ द फर्स्ट डिजिट इन द आईडी इज 1, मान लो कोई प्रोडक्ट हमने उठाया और हमने देखा कि यार उस एक आईडी है कुछ भी 1 2 3 4 5 6, उसका पहला डिजिट 1 है। ठीक है, पहला डिजिट क्या है, 1 है। देन द आइटम कॉस्ट इज 50 रुपीज, तब आइटम कॉस्ट क्या हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। और अगर कोई खिलौना, कोई एसेसरीज हमने उठाई और पहला डिजिट उसके आईडी का 2 है तो वो 100 रुपये का होगा। ठीक है, इतनी बात तो सिंपल थी। ये देखो एक्चुअल स्ट्रिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर देखा जाए ना तो स्ट्रिंग का है, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी स्ट्रिंग पढ़े नहीं है, फिर भी हम इसको बिना स्ट्रिंग के भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देन क्या बोल रहा है कि ये तो जानकारी हो गई कि दुकान में प्रोडक्ट कैसे है। देन बोला ही ऑल्सो प्रोवाइड्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% इफ द टोटल परचेज कॉस्ट इज मोर देन 5000। अगर कोई बंदा आता है और 5000 से ज्यादा का सामान खरीदता है तो उसको 10% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अब क्या बोल रहा है, गिवन द आइटम आईडी दी गई है एंड द नंबर ऑफ आइटम दिया गया है, डिस्प्ले द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर। मतलब अब थोड़ा सा एग्जांपल भी देखा करो ना पढ़ने के साथ साथ। क्या बोल रहा है, गिवन द आइटम आईडी, तो देखो एक आईडी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड द नंबर ऑफ आइटम, 12 नंबर ऑफ आइटम हो गया। तो अगर आप खुद ही सोचो, एक से स्टार्ट होने वाला एसेसरीज का दाम कितना, 50 रुपए, खरीदा कितना, इतने 12, तो
कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा? 12 into 50 600। तो ये आउटपुट आपका आना चाहिए। मतलब आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि कस्टमर कितना पे करेगा, प्रोग्राम बता देना चाहिए। ठीक है। इनपुट में बोला क्या, सिंगल लाइन कंटेनिंग आइटम आईडी फॉलोड बाय नंबर ऑफ आइटम। अब ये जो है ना, सिंगल लाइन कंटेनिंग आइटम आईडी फॉलोड बाय नंबर ऑफ आइटम, ये स्ट्रिंग में होता है बेसिकली, बट कोई बात नहीं, हम लोग उसको अलग अलग लाइन में लेके कर लेंगे। ठीक है। एंड स्ट्रिंग जब आप पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन दोबारा से करना। ठीक है। एंड दूसरा क्या बोला, सिंगल इंटीजर डिस्प्लेइंग द टोटल अमाउंट टू बी पेड। तो सिंगल में आपको टोटल अमाउंट टू बी पेड प्रिंट करना है। सेकंड एग्जांपल देखो, 2 से आईडी शुरू हो रही है और 60 आइटम खरीदा हुआ है। 2 से आईडी शुरू हो रही है मतलब कि दाम हो गया 100 रुपए, और 60 आइटम खरीदा है मतलब 60 इंटू 100 6000। 6000 अगर देखोगे तो 5000 से ज्यादा है, तो 10% का डिस्काउंट होगा। तो 6000 का 10% कितना होगा? 600 रुपए। 600 रुपए अगर 6000 में से घटा दोगे, डिस्काउंट कर दोगे, तो 5400 आउटपुट। तो ये माइंड में हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसी कैलकुलेशन के लिए आपको प्रोग्राम बनाना है। आइए इसको हम लोग बनाते हैं। तो इसके लिए सिंगल लाइन कंटेनिंग वाला हम नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है। ये तो हम सिंपल ऐसा कर लेते हैं। सिंपल में कर रहा हूँ ताकि अभी आप कोडिंग में एंटर हुए हो, तो मैं बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ एंड आईडी। आईडी है मान लो 1 2 3 4 5 6। हम कहेंगे कि आप आईडी 6 डिजिट की लो, ताकि आपको, मतलब देखो मैं थोड़ा इजी कर रहा हूँ ना, एग्जैक्टली ये भी किया जा सकता है सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं थोड़ा इजी कर रहा हूँ आपके लिए। आप आईडी क्या करो, 6 डिजिट की ले लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और एक ले लो आप एंड नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम मान लो कुछ भी ले लिया आपने, 12। ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट का प्रोग्राम बनाना है। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि आईडी 1 से शुरू हो रही है कि नहीं हो रही है। ये कैसे पता करेंगे कि आईडी मेरी 1 से शुरू हो रही है कि नहीं हो रही है? आप बोलेंगे दिख तो रहा है 1 से। भाई हमें दिख रहा है ना, प्रोग्राम में तो कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा ना कि 2 भी तो हो सकता है। तो हम ऐसा कर लें कि अगर मैं आईडी को 6 डिजिट में बोल रहा हूँ लेने के लिए, आपको इजी करने के लिए 6 डिजिट, तो अगर मैं इसको 1 1 2 3 4 5 0 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, 5 0 से डिवाइड कर दूं, तो हमें स्टार्ट नहीं मिल जाएगा? स्टार्ट ऑफ आईडी बताइए। अगर मैं सस आउट करूं स्टार्ट आईडी को, सॉरी एक मिनट, मेन मेथड कहाँ चला गया यार? मैं बिना मेन मेथड के प्रोग्राम लिख रहा हूँ। चलो भाई अंदर आ जाओ। एंड से आउट कर लेते हैं हम स्टार्ट आईडी। ठीक है। और रन कर दें। देखिए 1 आ गया, और 2 से अगर स्टार्ट है तो 2 आ जाएगा, है ना? तो स्टार्ट आईडी मिल गया। क्या किया भाई हमने? इंटीजर बाय इंटीजर ऑलवेज इंटीजर हमने बताया आपको। तो आईडी अगर है 2 2 2 3 4, तो डिवाइड करोगे जब 5 0 से, तो आएगा 2.23456। डेसिमल वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा जब इंटीजर बाय इंटीजर में, और इंट में आपको ओनली इंटीजर 2 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम कर लेंगे इसको, वापस से 1 कर लेते हैं। अब हम ऐसा कर लेते हैं कि भाई इफ अगर मेरा स्टार्ट आईडी इक्वल टू 1 है, या तो 1 होगा या तो 1 नहीं होगा, 2 होगा। तो अगर 1 है तो 1 वाला कैलकुलेशन आप यहाँ कर दो, अगर 2 है तो 2 वाला कैलकुलेशन आप यहाँ कर दो। सिंपल सी बात है। तो 1 अगर है तो हम क्या करेंगे भाई, नंबर ऑफ टोटल कॉस्ट निकालेंगे ना। तो मैं ऐसा कर लूँ कि एंड टोटल कॉस्ट कैसे आ जाएगा? नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय 50, क्योंकि आईडी 1 से शुरू हो रहा है। टोटल कॉस्ट निकल गया। यहाँ भी टोटल कॉस्ट निकालना है, तो यहाँ भी। ठीक है, इस तरह से कर लो आप। हालांकि ये वेरिएबल हम
ये वेरिएबल का कॉस्ट हम कम कर सकते थे ऊपर बना के, लेकिन मैं बिल्कुल इजी कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा मतलब मैं कोड फॉर्मेटिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ ना कि वेरिएबल कम बने, ये वो बिल्कुल इजी कर रहा हूँ। तो टोटल कॉस्ट यहाँ भी निकल गया, टोटल कॉस्ट यहाँ भी निकल गया। अच्छा, टोटल कॉस्ट मैं बोलूँ कि इफ अगर टोटल कॉस्ट ग्रेटर है 5,000 से, तो मेरे को यहाँ पे 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा, है ना। अगर हमें क्या करना पड़ेगा, 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर 5,000 से ज्यादा नहीं है तो वही मेरा फाइनल हो जाएगा, तो सेस आउट कर दो सीधा टोटल कॉस्ट। अब ये जो आपने काम किया हुआ है, यही काम आप नीचे भी करोगे। देखो, यही काम आपने नीचे भी कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें आप ये कर सकते हो कि जब यही काम आपने किया हुआ है, कॉमन काम हो जाएगा ना यहाँ पे, बिल्कुल, तो इसको अलग मेथड में रख के वो मेथड कॉल कर सकते हो। लेकिन फिर अगेन हमने बोला कि अभी मैं कोड फॉर्मेटिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, हमारा बस इतना है कि भाई हमें सॉल्यूशन लाना है। सॉल्यूशन इसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स मेथड। ब्रूट फोर्स मेथड में क्या होता है कि हम ये नहीं ध्यान देते हैं कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं, हमारा सॉल्यूशन लेस टाइम में चल रहा है कि नहीं, लेस स्पेस ले रहा है कि नहीं, हमारा जो सॉल्यूशन है वो उसका कोड एकदम कॉम्पैक्ट है कि नहीं, इसके बारे में हम ध्यान नहीं देते हैं। ब्रूट फोर्स मेथड में क्या करते हैं, हम बस इतना ध्यान देते हैं कि मेरा इनपुट और आउटपुट मैच होना चाहिए। और जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी है उनमें ब्रूट फोर्स मेथड ही पूछते हैं, है ना। बस आपको करना क्या है, ऑनलाइन कंपाइलर होगा, इनपुट जो है आउटपुट जो है बस ये ला के दिखा दो। हम ये नहीं कर रहे कि आप इसको लाइन ऑफ कोड कम करना, इसको ऑप्टिमल बनाना मत सीखो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। लेकिन स्टार्टिंग हमेशा ब्रूट फोर्स मेथड से करनी चाहिए, कोडिंग की जर्नी हमेशा ब्रूट फोर्स मेथड से करनी चाहिए, ताकि आप पहले अपना लॉजिक बिल्डिंग समझो, उसके बाद फिर लाइन ऑफ कोड कम करते रहना ना यार, उसमें कोई बड़ी चीज थोड़ी है। इसीलिए मैं बिल्कुल एकदम भाई जो जो स्टेप बाय स्टेप है वो लिखते जा रहा हूँ ना। मैं कोई वेरिएबल कॉमन वेरिएबल ऊपर बना रहा हूँ, हालांकि मैं टोटल कॉस्ट चाहता तो ऊपर बना सकता था, बट ठीक है एकदम सेपरेट कर दे रहा हूँ। तो अगर आईडी 1 से स्टार्ट हो रही है, टोटल कॉस्ट निकाला वो 5,000 से ज्यादा है तो 10% का डिस्काउंट देंगे। सेम ये काम यहाँ भी हो जाएगा, अगर टोटल कॉस्ट हमने निकाला 5,000 से ज्यादा है तो 10% का डिस्काउंट देंगे। 10% का डिस्काउंट कैसे निकलेगा अब बताइए। पहले हम 10% निकाल लें कि भाई टोटल कॉस्ट का 10% कितना आएगा, तो इंट 10 पर 10% कितना आएगा। तो भाई 10% अगर देखा जाए तो मैं कर लूँ टोटल कॉस्ट और इसको मल्टीप्लाई कर लूँ 10 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लूँ 10 से और इसको डिवाइड कर दूं मैं 100 से, तो ये हमारा 10% आ गया, ठीक है। और सेम ये काम आप यहाँ भी कर लेंगे 10%, पर 10% का डिस्काउंट मतलब टोटल कॉस्ट से ये 10% माइनस करना है, तो सेस आउट कर लो। तो फाइनल प्राइस आपका हो गया, फाइनल प्राइस हो गया आपका टोटल कॉस्ट माइनस 10 पर, और यहाँ भी ठीक है टोटल कॉस्ट माइनस 10 पर। ये बन गया आपका। अगर ये कोड भी अगर कॉपी पेस्ट करके डाल दोगे ना अपने उस पे ऑनलाइन कंपाइलर पे, तो आपका कोडिंग राउंड क्लियर हो जाएगा। अगर ये सही चलेगा तो टेस्ट कर लेते हैं। 600 आ रहा है, सही है ना। 1 2 3 4 5 12 आइटम 600। चलो ये वाला एग्जाम्पल 2 भी सारे टेस्ट केस पास करना चाहिए। तो दूसरा टेस्ट केस क्या है भाई, देखो यहाँ पे ये टेस्ट केसेस होते हैं, ये एग्जाम्पल्स। दूसरा है ये, तो अब हम लोग ये लेंगे 2 से स्टार्ट होने वाला 60 है, ठीक है, 2 से स्टार्ट होने वाला 60 आइटम। तो 60 आइटम 5400 आना चाहिए यहाँ पे। 3000 आ रहा है, क्यों भाई, एक एक्स्ट्रा 6 डिजिट रहेगा। नहीं सर, दो ये टोटल कॉस्ट में आपने इंटू 50 कर दिया, एल्स में वो इंटू 100 होना ठीक है चाहिए। ना, हाँ हाँ ये हाँ, else पर। यहाँ 100 होगा ना, चलो ठीक है ना। तो ये 5400 आ गया।
तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी इसको लाइन ऑफ कोड कम करना है तो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। इसमें आप कोशिश आपको करना है कि आप मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल यूज करें और कम से कम कोड इसका आपको करना है। एक तो हमें ये दिख रहा है कि यार ये वाला पूरा कोड और ये वाला पूरा कोड कॉमन है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है बताइए, इसको कैसे घटाया जाए? ये बिल्कुल कॉमन है। मेथड कॉल। हाँ, मेथड कर सकते हैं हम यहाँ पे। बाकी जो वेरिएबल्स है उनको भी ऊपर हम बना करके उनको भी कम कर सकते हैं, तो ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, तो हमने, मेरा क्या मकसद था आपको बताना कि भाई क्वेश्चन कैसा आता है, अप्रोच कैसे होता है। ठीक है, और एक बेसिक बिल्कुल सॉल्यूशन हमने आपको यहाँ दिया। चलो ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो एरे का नहीं था वैसे, बट ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया क्वेश्चन था। और सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला उठाते हैं, कहाँ से कहाँ तक है, अटेंडेंस आउटपुट यहाँ तक है शायद। तो थोड़ा सा फॉर्मेट कर लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, ये हो गया। एंड द वेरी मस्ट टू बी इन क्लास एरे कंटेंट। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम एंड हियर इज इनपुट। ठीक है, इग्नोर कर लेते हैं इसको, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग एंड दिस इज आउटपुट एंड दिस इज, ठीक है, एन एग्जाम्पल 1। ये एरे का ही क्वेश्चन है आपका, तो ये सही है आपके लिए। और इसको भी हम यहाँ से और ये हटाते हैं, ये शायद हमने ऐसे ऐड कर दिया है। चलो ये एक सवाल है, आप पढ़ लें, 2 मिनट का टाइम लेके, 3 मिनट का लेके, फिर बताइए कि पूरा समझ में आया या पार्शियली आया। देखिए एक बार आप लोग।
पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर। क्लियर हुआ? सयन? बाकी लोग को? प्रिया समझ में आया? यस सर, थोड़ा थोड़ा सा मतलब है जी। चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ पूरा इसको। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एमा हैरपर टीचर uses an array to track student attendance in a class। मतलब एक एमा हैरपर एक टीचर हैं जो स्टूडेंट्स के अटेंडेंस को ट्रैक करती हैं एरे बना करके। चलो अच्छी बात है, ठीक है, ये हो गया। देन क्या है भाई साहब, एक मिनट, ठीक है मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। देन क्या बोल रहे हैं कि द एरे एमा हैरपर एरे क्यों यूज करती हैं, ठीक है, अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट का। द एरे कंटेन अ सीरीज ऑफ 1 and 0, ठीक है, एरे में 1 और 0 होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। 1 रिप्रेजेंट करता है जब स्टूडेंट प्रेजेंट होता है, 0 रिप्रेजेंट करता है जब स्टूडेंट एब्सेंट होता है। मतलब पता चला कि भाई एग्जाम्पल भी साथ में देखते रहना है ना। देखो इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, पढ़ो थोड़ा एग्जाम्पल भी देखो, कभी कभी कुछ चीजें नहीं समझ में आती है तो एग्जाम्पल समझ में आ जाती है। तो हमें दिखा अच्छा यार ऐसे एक एरे होगा और इसमें एक बंदा जो है राजू मोहन जो भी है, एक दिन आया नहीं आया, फिर आया फिर नहीं आया, फिर आया फिर नहीं आया, इस तरह से उसने किया है। अच्छा, और एक वेरिएबल के भी इसके बारे में यहाँ बताया जाएगा। द वेरिएबल के रिप्रेजेंट्स द मिनिमम परसेंटेज ऑफ क्लासेस। the variable k represents the minimum percentage of classes the student must attend to be eligible for an upcoming examination। मतलब कि ये k है ना, वो मिनिमम परसेंटेज बता रहा है किस चीज का, एक मिनिमम लिमिट बता रहा है कि एक स्टूडेंट का मिनिमम इतना परसेंट होना ही चाहिए एग्जाम में अटेंड होने के लिए। होता है ना एग्जाम आता है तो बोलते हैं भाई जिसका 40% या 50% 60% नहीं रहेगा वो एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा, वही वाला सीन है। तो भाई वेरिएबल के जो है वो मिनिमम परसेंटेज दिखा रहा है कि ये मिनिमम भाई इतना होना ही चाहिए, और ये आपका अटेंडेंस का रिकॉर्ड हो गया। फिर क्या बोला, राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमाइन इफ द स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर द एग्जाम ऑन द बेस्ड ऑन द अटेंडेंस रिकॉर्ड। आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो ये पता करे कि बंदा एलिजिबल होगा कि नहीं होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो 1 2 3 4 5 6 7 दिन में बंदा 4 दिन आया है और 3 दिन नहीं आया है ना। 7 दिन में 4 दिन आया है 3 दिन नहीं आया है, तो 70% तो इसका अटेंडेंस होगा नहीं। कितना होगा, 57% यहाँ लिखा हुआ है। तो आउटपुट हो जाएगा नहीं भाई तुम एलिजिबल नहीं हो। 7 टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 में से 3 दिन सिर्फ 4 ही दिन आया है, तो इसका अटेंडेंस बनना है 57%। इसका मतलब ये एलिजिबल नहीं है। तो आउटपुट कैसे लिखना, ये सब इनपुट आउटपुट के बारे में दिया गया है। इनपुट देखिए, ए स्ट्रिंग अटेंडेंस कंसिस्टिंग 1 and 0 representing the attendance record। एक स्ट्रिंग होगा, एक एरे की स्ट्रिंग बोलते हैं इसको हम लोग, एरे स्ट्रिंग, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा अटेंडेंस रिकॉर्ड को, जैसे लाइक दिस। एंड एक इंटीजर के रिप्रेजेंटिंग द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द क्लासेस द स्टूडेंट मस्ट अटेंड। तो ये मिनिमम परसेंटेज दिखा दिया, ठीक है, ये मिनिमम परसेंटेज दिखा दिया। तो इनपुट समझ में आ गया। आउटपुट क्या करना है, आउटपुट में आपको लिखना यस फॉलोड बाय द एक्चुअल अटेंडेंस परसेंटेज इफ द स्टूडेंट इज एलिजिबल। मतलब यस लिख के उसका परसेंटेज आगे देना है अगर एलिजिबल है, और एलिजिबल नहीं है तो नो लिख के और उसका परसेंटेज बगल में लिख देना है, फॉलोड बाय द एक्चुअल परसेंटेज इफ स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल। समझ में आया पूरा क्वेश्चन? तो देखिए नो 57 आया। एग्जाम्पल 2 देखिए,
एक बंदा है, 1 2 3 4 5 6 7 में से बस 2 दिन एब्सेंट है, और क्राइटेरिया कितना है, ओनली 60% होना चाहिए, उसका परसेंट 71 आ रहा है, तो यस 71 लिखेंगे। ठीक है ना, समझ गए सब लोग? किया जाए इसको अब। बताएं भाई। यस सर। ठीक है, चलिए, तो ये वाला मैंने दे दिया है कोड, तो ये हटा लेते हैं। और इसके लिए हमें भाई पहले तो एक एरे बना लेंगे, इंट ARR। अपने से हम कुछ बना लेते हैं यहाँ पे 1, या इनका ही ले लो एग्जैक्ट टेस्ट केस पास करने के लिए। तो एग्जैक्ट टेस्ट केस पास करने के लिए ये वाला उठा लेते हैं। ठीक है, इंट ARR, और ये हमारे पास एरे हो गया और ये मिनिमम परसेंटेज हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब आपको भाई साहब पहले तो पता करना है कि बंदे का अटेंडेंस है कितना, कितना परसेंट आया है। मिनिमम रिक्वायरमेंट तो 70 है। तो परसेंटेज निकालने का क्या तरीका होता है, कितने दिन आया है डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, है ना, यही होता है ना। तो कितने दिन आया है ये कैसे पता चलेगा, हम लगाएंगे एक वेरिएबल बनाएंगे प्रेजेंट डे, एक बनाएंगे प्रेजेंट डे, या सिर्फ प्रेजेंट कर देते हैं, इसको 0 रख देते हैं इसमें हम। और इस लूप को हम इटरेट करके काउंट कर लें कि 1 कितनी बार है, उतनी बार आया है। तो मैं ऐसा कर लूं, अगर इस एरे को इटरेट करूं, इटरेट करने के लिए मैं यूज कर लेता हूं फॉर लूप इंट i इक्वल टू 0 एंड i लेस देन एरे की लेंथ तक एंड i प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूं, इफ अगर एरे ऑफ i की वैल्यू, अगर एरे ऑफ i की वैल्यू 1 मिले, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को प्लस प्लस कर दो, प्रेजेंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये लूप हमें बता देगा कि भाई बंदा प्रेजेंट कितने दिन, टेस्ट करते रहो प्रिंट कर करके। तो आओ चला देखा जाए कितना दिन प्रेजेंट है, 4 दिन। सही आया ना, 1 2 3 4। तो प्रेजेंट डे तो ऐसे निकाल लेंगे, सिंपल, आपको इटरेट करके जहां जहां 1 है इफ लगाओ, जहां जहां 1 है, और प्रेजेंट फाइंड कर लो, प्रेजेंट को इंक्रीमेंट कर लो। 4 बार 1 आएगा तो 4 बार ये इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगा। अब भाई साहब परसेंटेज निकालने का तरीका, तो इंट परसेंटेज। परसेंटेज निकालना सिंपल है भाई, प्रेजेंट कितने दिन है, ठीक है, इंटू 100 पहले कर लो, ठीक है, और उसको डिवाइड कर लो टोटल नंबर ऑफ डेज। टोटल नंबर ऑफ डेज कितना, एरे की लेंथ से निकल जाएगा, एरे डॉट लेंथ। तो ये आपका परसेंटेज हो गया, प्रिंट करके देख लो परसेंटेज कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 57 आ गया। एंड देन क्या करो, इफ क्या मेरा परसेंटेज के की वैल्यू से ज्यादा है कि कम है, इफ परसेंटेज इज लेस देन के, इसका मतलब एलिजिबल नहीं है ना। तो हम कर देंगे सस आउट नो फॉलोड बाय एक्चुअल परसेंटेज। तो एक्चुअल परसेंटेज यहाँ पे PR डाल दें। और एल्स में अगर परसेंटेज भाई मिनिमम 70 है ना, तो 70 या 70 से ज्यादा है तो एल्स चलेगा, उसमें हम प्रिंट करेंगे यस फॉलोड बाय परसेंटेज। यस, हो गया खत्म, सिंपल। देखिए, तो क्वेश्चन आसान रहता है, ठीक है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है और सवाल को पढ़ना सीखना है। अभी रन करेंगे। देखिए 957। दूसरा टेस्ट केस पास करके देख लेते हैं। दूसरा टेस्ट केस हमारा ये वाला, एज इट इज उठाइए, सॉरी ये वाला है, नहीं इसमें से कहा, इसमें से उठाते ना, ये वाला है दूसरा। या मैं इतना ही उठा लेता हूँ बस, अरे उठ ही नहीं रहा यार, नो कलर करके।
कॉपी नहीं हो रहा ये तो। आई थिंक इस पे क्लिक करना होता है क्या? हाँ चलो कॉपी हो जाओ भाई। तो दूसरा टेस्ट केस हमें चेक करना है। तो एरे हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है, और के की वैल्यू कितनी दी है? 60। चलो देखते हैं। तो यस 71 तो परफेक्ट आया जैसा हम लोग का था, यस 71। तो इस तरीके से हम लोग अप्रोच करते हैं। और प्रॉब्लम मतलब देखो, प्रॉब्लम मेन ना कि समझना होता है कि भाई प्रॉब्लम को समझ में कितनी आई। अगर प्रॉब्लम समझ में आ गई कि ये करना है तब तो कर लोगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को समझने को ही, समझ के सॉल्व करने के तरीके को ही जो हम सोचते हैं ना, ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे, ये स्टेप होंगे, उसी को बोलते हैं लॉजिक बिल्डिंग। और इसको सॉल्व लॉजिक एक बार आपने माइंड बना लिया कि यार देखो मैं पहले एरे को इटरेट करूंगा, फिर परसेंटेज काउंट कर लूंगा जहां जहां 1 है, ये कर लूंगा, और फिर उसके बाद परसेंटेज निकाल लूंगा, ऐसे ऐसे कर लूंगा। लेकिन आपको कंसेप्ट ही पता ना हो कि एरे को इटरेट कैसे करते हैं, आपको परसेंटेज निकालना ही ना पता हो। आप अगर ऐसा कर देते ना, परसेंटेज देखो, अगर आप ऐसा कर देते हैं परसेंटेज इंटू 100 डिवाइड बाई ये देखो, एक मिनट, परसेंटेज यहाँ कुछ तो भी करने पे गड़बड़ी हो जाती है ना। हाँ ऐसा बहुत लोग कर देते हैं कि डिवाइड कर देते हैं पहले और मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं। तो अगर ये किया जाए, हो गया ना गड़बड़। अब प्रेजेंट डे डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डेज इनटू 100, सही तो लग रहा है, लेकिन होगा क्या, पहले ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है ना। तो ये सब कंसेप्ट होता है। तो एक तो होता है कि लॉजिक बिल्डिंग, कि आपने लॉजिक बना लिया यार, ऐसे करेंगे, ये स्टेप फॉलो करेंगे, बट आपको जावा के कंसेप्ट ही नहीं पता है। इंटीजर बाई इंटीजर होता है, आपको ये पता ही नहीं है। तो कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। और कंसेप्ट अगर आपका अच्छा है, आपने जितनी जावा पढ़ी है आपने अभी तक, उस पर आपका अच्छा कमांड है, तो लॉजिक बिल्डिंग एक स्लो प्रोसेस है, वो धीरे धीरे हो ही जाता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको पूरा दुनिया के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होती हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने आपको कराए। एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ टास्क देता हूँ, बाकी आगे भी हम लोग सवाल करते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। एक सवाल आपके लिए ये वाला है, पूरा प्रॉपर इसमें एग्जाम्पल वगैरह दिया है। इस पे मेरी एक वीडियो रिकॉर्डेड है इस क्वेश्चन पे खास करके, तो आप लोग आराम से इसको देखें, समझें और कोशिश करें, ठीक है। नहीं होता है तो मैं इसका, या हो भी जाता है तो मैं इसका आप लोग को सॉल्यूशन भेज दूंगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने इस पे वीडियो रिकॉर्ड करी हुई है, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा, समझिएगा क्या है ये क्वेश्चन, एंड एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एक, और ये पूरा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। चलिए आपके लिए मैं टास्क कर देता हूँ। एंड यहाँ पे हम लोगों का एरे का सीन होता है टोटली खत्म, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन सीधे हम लोग मंडे को क्लास रहेगी हमारी, ठीक है। तो मंडे से हम लोग बात करेंगे अब एक्सेप्शन हैंडलिंग की, ठीक है। बाकी एक और चीज है वैसे, एरेज नाम की एक क्लास होती है, ठीक है। तो अभी उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो इनबिल्ड होती है। तो जब हम लोग कलेक्शन पढ़ेंगे ना, तो कलेक्शन के दौरान मैं एरेज की बात करूंगा, क्योंकि एरेज के कुछ ऐसे भी मेथड होते हैं जो लिस्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए कलेक्शन का नॉलेज जरूरी है। तो एरेज क्लास, इनबिल्ड क्लास जो है, उसकी बात हम लोग बाद में कर लेंगे। अभी के लिए तो हमने आपको जो 1D 2D 3D एरे को पास करना, एनोनिमस एरे बनाना, और एरे के जो आपको पहले भी बेसिक टास्क दिए थे, और ये जो मैंने दिया है, ये सब आपके कंप्लीट होना चाहिए। और भी आप इंटरनेट पे जा करके एरे के इजी टू मीडियम लेवल वाले क्वेश्चन को ट्राई आउट कर सकते हो।